नमस्कार दोस्तों। 5 दिन पहले विश्व हिंदू परिषद के कार्यक्रम में हिस्सा लेते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस शेखर यादव ने जो विवादित बयान दिया था, जिस तरह से मुसलमानों के प्रति अपने नफरत का इजहार किया था, जिस तरह से संविधान की धज्जियां उड़ाते हुए संविधान की मूल आत्मा के खिलाफ यह बयान दिया था कि यह देश बहुसंख्यक की इच्छा के अनुरूप चलेगा, और उसके बाद जिस ढंग से जज शेखर यादव के उस बयान पर विवाद और बवाल मचा था, सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट से जवाब मांगा था और पूरी रिपोर्ट मांगी थी। यहां विपक्ष के तमाम सांसद महाभियोग पेश करने की तैयारी कर रहे थे। इसी बीच खबर आई कल देर शाम कि इलाहाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ने जज शेखर यादव का रोस्टर बदल दिया है। रोस्टर बदलकर कहा जा रहा है कि जज शेखर यादव के कद को छोटा किया गया है। जो जानकारी आई कल देर शाम, देर रात बल्कि कहें, देर शाम जो जानकारी आई उसके मुताबिक अब शेखर यादव सिर्फ सिविल मामलों की सुनवाई करेंगे। बदले हुए रोस्टर के मुताबिक जो रोस्टर 16 दिसंबर से लागू होगा, अब तक शेखर यादव क्रिमिनल मामलों में रेप और यौन अपराध के मामलों की जमानत की सुनवाई कर रहे थे, वो अधिकार उनसे छीन लिया गया। और ये सब तब हुआ है जब सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट से रिपोर्ट मांगी थी। और ये आप जानते हैं कि उनका जो बयान है, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल या जो इस तरह के कट्टर हिंदुत्ववादी संगठनों के नेता हैं, उन नेताओं की तरह उनका बयान था। उस बयान में यहां तक कि उन्होंने मुसलमानों के लिए कठमुल्ला शब्द का इस्तेमाल भी किया था। और उसके बाद 34 मिनट के उनके उस भाषण पर पूरे देश में बवाल मचा है। बहुत सारे वकीलों की तरफ से एक चिट्ठी भी लिखी गई थी सुप्रीम कोर्ट को, कि सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई को, कि जस्टिस शेखर यादव के खिलाफ कार्रवाई हो, उन्हें सस्पेंड किया जाए, उनके खिलाफ इन हाउस इंक्वायरी हो। इसी बीच उनके रोस्टर बदले जाने की खबर। इसका क्या मतलब है? रोस्टर बदलने के बाद अब जो मामलों की सुनवाई करेंगे उससे क्या वाकई उनका कद छोटा हुआ है? क्या यह माना जाए कि किसी जज का रोस्टर बदलना क्या किसी सजा की तरह है? इसको भी समझेंगे। हमारे साथ खास मेहमान हैं एनके सिंह साहब, जिनसे हर बार ऐसे संवैधानिक या अदालती मामलों की या कानूनी मामलों की पेचीदगियों को समझते हैं, इसलिए सीधे सिंह साहब से। एनके सिंह साहब, पहले सीधे आपसे हम व्याख्या चाहते हैं, क्या कहा है, क्या हुआ है, और अगर रोस्टर बदला है तो इसका मतलब क्या है? जी, मुझे आजाद भारत के जुडिशियल हिस्ट्री में ऐसा कोई इंस्टेंस नजर नहीं आता है कि किसी जज के पब्लिक अटरेंस पे, सार्वजनिक भाषण पे संज्ञान लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कोई एक्ट किया हो और जिसका असर इतना सीवियर रहा हो किसी जज पे। ये मुझे आजाद भारत में अभी तक का पहला लगता है कि 8 दिसंबर के उन्होंने जैसा आपने बताया विश्व हिंदू परिषद के एक समारोह में बोला, और आज उस पे एक्शन हो गया, कल रात को उस पे एक्शन हो गया। वैसे कहने को ये कहा जाता है कि भाई रोस्टर चेंज तो पीरियोडिकल एक प्रोसेस है, कुछ हफ्ते बाद रोस्टर चेंज होते हैं, लेकिन ये वो नहीं है। किसी जज के लिए, और ध्यान रखिएगा हाई कोर्ट के जज के लिए, ये रोस्टर चेंज करना ही सिर्फ नहीं है, उनसे जो सीरियस केसेस होते हैं, सबसे जुडिशरी में माना जाता है कि 2 तरह के कानून होते हैं, सिविल लॉज और क्रिमिनल लॉज। क्रिमिनल लॉज सीरियस उन जजेस को दिया जाता है जो एक तो क्रिमिनल लॉ के एक्सपर्ट हो, और दूसरा गंभीर मतलब सीनियरिटी उनकी ज्यादा हो। वजह क्या है कि उसमें सीधे आप उसके सारे अधिकारों को सीज करते, क्रिमिनल लॉ में आप उसको जेल कर देते हैं, जो कि सिविल लॉ में नहीं है। और सिविल लॉ प्रिपोंडरेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी के डॉक्ट्रिन पे चलता है, जिसमें संभाव्यता की का आधिक्य देखा जाता है, जबकि क्रिमिनल लॉ में आप सीधे उसको जेल देते हैं, उसके बच्चे यतीम हो जाते हैं, एक तरह से उनको वो नहीं मिलता, मतलब भोजन का कोई साधन नहीं होता है क्योंकि बाप उनका जेल में होता है, परिवार कष्ट में होता है, इसलिए ये गंभीर होता है, हमेशा सीनियर जजेस को दिया था। यहां पे क्या किया गया है कि एक बेहद जूनियर जज का जो काम होता था, जो कि अभी अगस्त में परमानेंट हुए थे, उनका काम इनको दे दिया गया है, जस्टिस यादव को। और वो भी काम क्या है, सिविल वाद 2010 के पहले के जो है सिर्फ वही सुनेंगे, उसके अलावा ये कुछ नहीं सुनेंगे। जबकि इसके पहले इनके पास सेक्शन 482 सीआरपीसी के केसेस थे, जिसमें अदालत की गरिमा आदि का क्या वो होता है कि अदालत न्याय पूरी तरह से वॉच करे कि कहीं कोई गलती नहीं हो रही है पूरे प्रदेश में। ये सारी चीजें उसमें ताकत होती है। उनके पास जेजे एक्ट था,
उनके पास रेप के केसेस के जो बेल होते हैं वो केसेस थे। मतलब जितने भी गंभीर केसेस वाद आते थे वो जस्टिस यादव के पास जाया करते थे। आज उनको वहां पे ला के रख दिया गया है, जो कि फर्स्ट अपील सुनेंगे सिविल केसेस की। और दूसरा ये कि जो एक नया जज जो अगस्त में परमानेंट जज बने हैं, उनका नाम है अगस्त में बने हैं जस्टिस क्षितिज शैलेश, उनके पास जो केसेस है वो दे दिए हैं। और अरुण भंसाली चीफ जस्टिस ने कल रात को यह आदेश इशू किया। आपको याद होगा 48 घंटे पहले सुप्रीम कोर्ट ने रिपोर्ट मांगी थी हाई कोर्ट से, और आप जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल भी रखता है। आर्टिकल 142 के तहत, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस के तहत हाई कोर्ट्स और लोअर कोर्ट पूरे देश की अदालतों पे सुप्रीम कोर्ट का एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल भी रहता है, जुडिशियल तो रहता ही है। तो इसी के आधार पे मांगा गया था। और जो रिपोर्ट गई वो तो गई, क्योंकि वो तो सब हम सब ने उस पे बहुत कुछ किया भी, वीडियोस काफी हम लोग के लोगों ने देखे, लेकिन मतलब उसमें कोई कंफ्यूजन था ही नहीं। और जज ने यह भी कहा अपने भाषण में कि मैं जो ये कह रहा हूं मीडिया इसको चाहे जैसे दे, जैसे चाहे दे। मतलब कि उन्होंने कॉन्शियसली ये बात कही थी, ये भी साफ है। लिहाजा भाषण का क्लिप जब सुप्रीम कोर्ट ने देखा होगा तो उसमें आरोप कोई बहुत ऐसा नहीं कि बहुत अंदर से निकालने की जरूरत है। तो जज साहब पे आरोप क्या है और ये आरोप है क्या, इसको हम विस्तार से आपके व्यूअर्स को बताना चाहेंगे कि ये वायलेशन है जुडिशियल कंडक्ट का, ग्रॉस वायलेशन है। सर, एक सेकंड, मैं चाहूंगा वो विस्तार से आप बताएं। एक सवाल क्लैरिटी के लिए वो विस्तार से जरूर बताइए कि क्या इसको रोस्टर बदले जाने को, जैसे कुछ वेबसाइट या उनके पक्ष में कुछ लोग वो कह रहे हैं रोस्टर बदलना सामान्य प्रक्रिया। मैं एक सिर्फ क्लैरिटी दर्शकों के लिए, क्या रोस्टर बदलकर सिविल मैटर की सुनवाई का अधिकार उनको दे देना, क्या इसको पनिशमेंट माना जा सकता है? उनका कद छोटा किया जाना माना जा सकता है? हम इस सेंस में देखें इसको। कल जब 16 तारीख को सोमवार को जज साहब बैठेंगे अपनी कोर्ट में, तो उनके पास वो केसेस नहीं होंगे। जरा गौर कीजिएगा, जो सीरियस केसेस होते हैं, जिसमें रेप के केसेस हैं, जिसमें कि आप सीधा जुवेनाइल जस्टिस के केसेस है सेक्शन 102 के, जिसमें कि सीधा आपको वो पावर्स होते हैं कि आप सीधे बेल रिजेक्ट करना और बहुत कुछ, या उसके केसेस सुनना, उसको या छोड़ के सेक्सुअल असॉल्ट के हाई प्रोफाइल बहुत सारे केसेस होते हैं, बहुत विवादित बहुत हाई होते प्रोफाइल। हैं। और नहीं, उसके डिसीजन जो आपके होते हैं उसके लाइफ को प्रभावित करते हैं, उसके समाज की लाइफ को प्रभावित करते हैं, क्योंकि समाज वो जानता है कि ये कैसा है, ये रेपिस्ट है नहीं है। ऐसे में जब आप बेल नहीं देते, उसके बच्चों को वर्चुअली यतीम कर देते हैं, आर्थिक रूप से उनका संबल खत्म हो जाता है, क्योंकि घर का जो मुखिया है वो जेल में होता है। तो इस तरह के जो केसेस हैं ये माने जाते हैं कि क्रिमिनल, इसमें जो ट्रायल होता है, इसमें और सिविल में जमीन आसमान का अंतर है। सिविल में आप प्रिपॉन्डरेंस ऑफ प्रोबेबिलिटीज सिर्फ देखते हैं कि संभाव्यताएं कितनी है कि ये मकान उसका है, ये जमीन उसकी है, या चाचा का है या मामा का है, ये देखना होता है। लेकिन इसमें जो होता है प्रूफ बियॉन्ड रीजनेबल डाउट होता है कि आप सजा तब देते हैं जब कोई भी डाउट आपको रीजनेबल डाउट न रहे और वो सिद्ध हो जाए। तो इसलिए हमेशा जजेस जो क्रिमिनल इस तरह के सीरियस केसेस है वो सीनियर जजेस होते हैं, क्रिमिनल लॉ के जानकार होते हैं। सिविल में इसकी जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि आपको किसी को जेल नहीं भेजना होता है। तो ये बहुत सिंपल सी बात है कि ये लाइटर केसेस है जो कि नए, आप यूं ही देख लीजिए कि क्षितिज का केस, जस्टिस क्षितिज का केस जो अभी अगस्त में परमानेंट जज बने हैं, 5 साल जो पहले से परमानेंट जज है उसको दे दिया गया है। तो क्या इसके बाद आप कोई अंधा तो नहीं होगा ना जो चीजें समझेगा नहीं। अब जरा सोचिए कि जब 16 तारीख को वो कोर्ट में बैठेंगे तो उनके पास जो केसेस आएंगे 2010 के पहले के सिविल मैटर्स, और वो भी फर्स्ट अपील जो था, जो इसके पहले लिया था, फर्स्ट अपील के केसेस आएंगे। क्या इससे बड़ा कोई अपमान हो सकता है किसी जज के लिए कि ऑल ऑफ ए सडन और कॉन्केटेनेशन, इसको कहते हैं घटनाक्रम।
8 तारीख को आप अपने अटरेंसेस देते हैं, जो कि ग्रॉस वायलेशन है जुडिशियल दुनिया में। मैंने इतना बड़ा वायलेशन हाल के दौर में नहीं देखा है। वो गांगुली थे कलकत्ता के जज, उन्होंने अपने को प्रो बीजेपी बताया, अगले दिन वो चुनाव लड़ गए और कुर्सी पर रहते हुए उन्होंने प्रो बीजेपी अपने को बताया। तो वो एक वायलेशन अलग है। लेकिन यहाँ पे एक जज अपने को हिंदू बता के, जो इनके जो मंत्री हैं गिरिराज सिंह, कल मैं हंस रहा था कि कम से कम गिरिराज सिंह को बेसिक लॉ मालूम होना चाहिए या तर्क की कुछ तो शक्ति होनी चाहिए। वो कह रहे थे वो साहब हिंदू हैं, और हिंदू क्या वहां जब विश्व हिंदू परिषद में जाएगा तो मुसलमान की बात करेगा, हिंदू की बात कर रहे थे। शायद अशिक्षा की बड़ी मेरे ख्याल से भरमार है बीजेपी में, वरना उनको ये समझना चाहिए कि उन्होंने कहा बहुसंख्यक की राय से, बहुमत की राय नहीं कहा था। और बहुसंख्यक जब आप कहते हैं वो धर्म आधारित होता है। धर्म आधारित आप सोचिए कि क्या भारत में बहुसंख्यक वाले हिंदू की राय से ये देश चलेगा? तो फिर सिख कहां जाएंगे, मुसलमान कहां जाएंगे, यहूदी ज्यूज कहां जाएंगे और जैन कहां जाएंगे? तो इसलिए वो ग्रॉस वायलेशन था। और फिर दूसरा वायलेशन जो सबसे बड़ा हुआ, बेंगलोर कोड ऑफ कंडक्ट है, जिसको कि यूएनओ ने माना, बाकी छोड़ दीजिए, यूएनओ ने अपने चार्टर में रखा। ये है 2002 का, और उसका पहला पैरा आप ताज्जुब करेंगे, इतना चीख चीख के कहता है कि लॉ के पहले साल के स्टूडेंट को ये मालूम होना चाहिए। और आप ताज्जुब करेंगे कि यहाँ हकीकत ये है कि ये जज हाई कोर्ट का, जिसको फांसी देने के अधिकार है, वो ये कह रहा है। आप देखिए उसको क्या है, वैल्यू नंबर 2, ये 6 वैल्यूज है जो कि जुडिशियल कंडक्ट रूल में दी गई है। और उसके अलावा बेंगलोर का जो सिद्धांत है, जिसमें 6 वैल्यूज हैं, 6 वैल्यूज में पहला है इंडिपेंडेंट जुडिशियरी, और दूसरे का सेकेंड नंबर का वो होता है वैल्यू नंबर 2, इम्पार्शियलिटी। उसमें वो कहता है ए जज शेल इंश्योर दैट हिज और हर कंडक्ट बोथ इन एंड आउट ऑफ द कोर्ट, कि वो कोर्ट में रहे या बाहर रहे, उसका जो कंडक्ट है मेंटेन्स एंड इनहेंसेस द कॉन्फिडेंस ऑफ द पब्लिक, द लीगल प्रोफेशन एंड लिटिगेंट्स into impartiality of the judge and of the judiciary, कि जज सुनिश्चित करे, वो बाहर हो चाहे अंदर हो, कोर्ट में हो चाहे कोर्ट के बाहर हो, वो सुनिश्चित करे कि जनता का विश्वास उसके इम्पार्शियलिटी को लेके, कि वो पार्शियल नहीं है और वो बिल्कुल निष्पक्ष है, इसका ये कहीं इरोड ना होने पाए। और जज साहब ने ये बता के कि साहब हिंदू का बच्चा पैदा होता है तो उसको वेद मंत्र सुनाया जाता है, और मुसलमान का बच्चा पैदा होता है तो वो जानवर कटना देखता है, बताइए कैसे उसके अंदर वो भाव नहीं आएंगे, हिंसक भाव नहीं आएंगे। ये जज साहब का कहना था। तो मुझे लगता है कि ये सब, उसके बाद दूसरा जो कंडक्ट है जो बेंगलोर रिजोल्यूशन का, वो है ये 2.4, a judge shall not knowingly, while a proceeding is before him or could come before the judge, make any comment that might reasonably be expected to affect the outcome of such proceeding। मतलब कि एक जज अगर उसको यह भी अनुमान हो कि केसेस हमारे पास आ सकते हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं करेगा जिससे उसकी इम्पार्शियलिटी पर क्वेश्चन मार्क लगे। ये पॉइंट नंबर 4 है, 2.4 है। इसका सीधा मतलब है जज साहब को बेल एप्लीकेशंस दे रहे थे, क्यों हटाया गया ये समझ लीजिए, इसी क्लॉज की वजह से। ये क्लॉज क्या है, ए जज शैल नॉट नोइंगली while a proceeding is before him or could come before him, the judge make any comment that might reasonably be expected to affect the outcome of such proceeding। कि उस ये शक हो जनता को कि जज साहब जो अपना भाव व्यक्त कर रहे हैं इससे हमारे केस पे असर करेगा, ऐसा कोई भी अटरेंस पब्लिक में या बाहर या कोर्ट में नहीं करेंगे। ये बहुत स्पष्ट लिखा हुआ है। जज ने कई चीजें वायलेट की है, बहुसंख्यक के नाम पे किया है, कठपुल्ला कह के किया है। मेरे ख्याल से भारत के इतिहास में ये पहला केस है जिसमें सिर्फ एक हफ्ते के अंदर, आज तो अभी तो एक हफ्ता भी नहीं हुआ है, 8 तारीख को उन्होंने कहा था 5 दिन के अंदर, बल्कि 4 दिन के अंदर
उनके ऊपर ये कार्रवाई हो गई। और कार्रवाई क्यों ये हुई है? हम कह सकते हैं कि साहब खाली रोस्टर चेंज हुआ है। ये रोस्टर चेंज नहीं है, आपको कुछ नहीं, क्योंकि भारत के संविधान ने इन जजेस को, मिलॉर्ड्स को जबरदस्त प्रोटेक्शन दिया है संविधान के तौर पे कि इनको हटाने का, ताकि इम्पार्शियल रहे और ये इंडिपेंडेंट रहे। इनका प्रक्रिया बहुत जटिल है, इनको हटाने का भारत में आज तक कोई जज हटाया नहीं गया है। लेकिन उसका तरीका फिर क्या निकाला गया कि सुप्रीम कोर्ट ने न्याय पूरी तरह होता हुआ दिखाई दे, इसके लिए एक प्रोसेस इवॉल्व किया। कुछ नहीं किया, दो सजाएं होती हैं आमतौर पे जो अलिखित होती हैं। पहला, जब ऐसे केसेस आते हैं और लगता है कि जज बायस्ड है या जज पे आरोप है, तो चुपचाप, क्योंकि पार्लियामेंट में जाएगा वो सब, तो पॉलिटिकल नाटक शुरू हो जाएगा, तो सुप्रीम कोर्ट ये करता है कि चीफ जस्टिस को आदेश देता है कि आप इनसे सारे केसेस ले लीजिए। अब ये खाली अपने ऐसे कर रूम रहा में है। बैठेंगे, अपने रूम में बैठेंगे, कोई केस इनको नहीं दिया जाएगा। यही जज के लिए चुल्लू भर पानी के बराबर होता है। दूसरी प्रक्रिया यह है कि जो आज हुई है, जो कल रात को हुई, कि आप कुछ नहीं करेंगे, उनसे जितने भी सीरियस केसेस हैं, बड़े केसेस हैं, चुपचाप रोस्टर चेंज कीजिए, उनसे हटा लीजिए। रोस्टर चेंज करना, और उसमें जब तक वैलिड ग्राउंड ना हो, वैलिड ग्राउंड ये हो सकता है कि जज साहब का स्वास्थ्य खराब है, आजकल वो बहुत बैठ नहीं पा रहे हैं, इसलिए मेजर केसेस ले लिए गए। ये भी समझ में आता है, जज रिटायर होने जा रहा है और एक नया बेंच कॉन्स्टिट्यूट हुआ है, जिसमें कि फिर से करना पड़ेगा, और जज साहब रिटायर हुआ, अभी केस कंप्लीट, इस पे होता है कि रोस्टर चेंज कर दिया। ये सब नॉर्मल प्रक्रिया है। जब तो ये आपसे छीना जाए, आपसे केस, जो सीरियस केसेस है उसकी जगह, क्रिमिनल की जगह सिविल केसेस, वो भी 2010 के पहले के, वो भी फर्स्ट अपील के केसेस, तो ये एक सीरियस, कुछ नहीं करते, हैमस्ट्रंग कहते हैं अंग्रेजी में, आपके सारी शक्तियों को धीरे से, आप जो जज की गरिमा होती है उसमें धीरे से आपके कुछ तार उसके निकाल लिए जाते हैं, कुछ रोशनी कम कर दी जाती है। अब आप अपने कमरे में रहेंगे, आप अपनी अदालत में रहेंगे, और बहुत थोड़ा सा केस आएगा जो सिविल नेचर का होगा, जिसमें मकान जमीन के प्रॉब्लम होगी। मुझे लगता है कि जज साहब के लिए एक ही विकल्प बचता है कि अपनी सम्मान को बचाने के लिए वो इस्तीफा दे दें, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि कोई जज हाई कोर्ट का बैठेगा, वाद निस्तारण करेगा और लगातार ये चलता रहेगा, क्योंकि जो वकील हैं, जो लिटिगेंट्स हैं, वो किस नजर से देखेंगे, ये जज साहब को सोचना होगा। बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने कही, और आपने ये भी कहा कि क्यों किसी भी सिटिंग जज को अदालत या अदालत के बाहर उनके आचरण, क्या वो बोलते हैं, उस पर कंट्रोल रखना चाहिए, और उसका मतलब होता है। और वो सही बात है, कल गिरिराज सिंह पर मैंने ही वीडियो किया था, मुझे लगता है किसी और ने किया भी नहीं शायद। गिरिराज सिंह कह रहे हैं कि भाई वो इजलास में तो कह नहीं रहे थे, वो कहीं किसी प्रोग्राम में बोल रहे थे, और वहां नहीं बोलेंगे तो कहां बोलेंगे। तो पहली बात, जहां बोल रहे थे वो बीएचपी का मंच था, और वहां भी अगर वो बीएचपी के लीडर की तरह हिंदुत्व की बात कर रहे हैं, मैंने उनका देखा, कुछ इंटरव्यू वगैरह भी वो देते रहे, भारत समाचार पर एक इंटरव्यू, शायद कुछ हिंदू राष्ट्र की भी बात करते हैं। तो उस तरह की बात अगर कर रहे हैं, और बीजेपी के नेता या केंद्रीय मंत्री उनके समर्थन में आ गए, वीएचपी के जो अध्यक्ष हैं उन्होंने कहा कि उन्होंने सही कहा, इसमें गलत क्या है, हम तो उनको बुलाते रहेंगे। और पहले भी ऐसे कार्यक्रम में जस्टिस शेखर यादव जाते रहे, तो उनको अगर उनके नाम के नीचे जस्टिस शेखर यादव ना लिखें और तो आप सुने तो लगेगा कोई वीएचपी बजरंग दल का नेता बोल रहा है। तो आपने सही व्याख्या की सिंह साहब आपने, कि जज का आचरण बहुत अहम है, कि वो जज रहते हुए इजलास पर क्या बोलता है और बाहर क्या बोलता है। जी, एक इसका एक वो है जो सेकंड एस्पेक्ट है, मैंने बेंगलोर एक सेकंड देखिए, यही जिसका हम जिक्र कर रहे हैं कि जो गिरिराज सिंह ने एक तरह से उनका समर्थन किया कि उन्होंने कुछ गलत नहीं कहा, जो भी कहा। चलिए अब अपनी बात की, सिंह साहब क्या कह रहे हैं आप, सेकंड एस्पेक्ट। ये मैंने जो अभी आपको बताया वो बेंगलोर कन्वेंशन का था, जिसको यूएनओ ने भी अडॉप्ट किया। पूरी दुनिया में ये चार्टर है जजेस के कंडक्ट के लिए। दूसरा, भारत सरकार ने उसके कुछ साल पहले रीस्टेटमेंट ऑफ वैल्यूज ऑफ जुडिशियल लाइफ, इसके ये 7 मार्च को ये रिजोल्यूशन पास हुआ, और
मई में 7 मई को ये 1997 को ये सुप्रीम कोर्ट ने फुल कोर्ट में ये एडॉप्ट किया। और उसका मतलब ये होता है जब सुप्रीम कोर्ट एडॉप्ट कर लेता है तो देश के सारे जजेस के लिए वो बाइंडिंग हो जाता है। उसका पहला रूल क्या कहता है ये मैं बता दूं। रूल 1, बिहेवियर ऑफ ए जज मस्ट रीअफर्म द पीपुल्स फेथ इन द इम्पार्शियलिटी ऑफ द जुडिशियरी। ये पहला है उसका। Any act of the judge of the Supreme Court or High Court, whether in office or in personal capacity, which erodes the credibility of the perception, has to be avoided. ये पहला उसका वो है कि कोई भी जज वो कोर्ट में बैठे चाहे बाहर बैठे, अगर उसके किसी ऐसे कंडक्ट से या ट्रेंड से जनता का जी जी बोलिए। जनता का विश्वास अगर उसमें खत्म हो रहा है तो वो किसी भी हालत में अवॉइड किया जाना चाहिए। ये पहला जो सुप्रीम कोर्ट ने अडॉप्ट किया 7 मई को 1997 में। उसके बाद बैंगलोर रिजोल्यूशन जो था वो पूरे दुनिया में लागू हुआ और वो था 2002 का। इसके बाद भी किसी जज को क्या गिरिराज किशोर या इनकी फैक्ट्री में मेरे ख्याल से शिक्षा वाला कोई कम ही रहता है क्या? नहीं मैं सर मैं कह रहा हूँ कि ये जानबूझ के करते हैं। ये जानते हैं कि ये नफरती मिजाज के लोग हैं, यही सब बोल रहा। हाँ बिल्कुल समझिए भाई, इतना तो कोई बेसिक सेंस है कि आप कैबिनेट मिनिस्टर हो और बाहर जाके क्या बोल रहे हो, हिंदुस्तान पाकिस्तान रोज बोल रहे हो, तो फर्क तो वही है ना, पद एक ही है। उस पद से मुक्त जब तक नहीं है तब तक वो पद पर रहते हुए बोल रहे, तो इसलिए वो जानबूझ के बोल रहे हैं, उनका वही एजेंडा है। यही तो मैंने कहा कि अगर वहां नाम हटा दें तो लगेगा बजरंग दल लिख दें, आरएसएस लिख दें, वीएचपी लिख दें, और बीजेपी को इसका फायदा मिलता है। फायदा मिलता है, जाहिर है, इसलिए बीजेपी उनके साथ। अब आखिरी सवाल सिंह साहब कि सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट से रिपोर्ट मांगी थी 2 दिन पहले, उससे पहले कल ये खबर आ गई देर शाम। अब सुप्रीम कोर्ट का रुख इस मामले में क्या अधिकतम हो सकता है, हम इसको समझना चाहते हैं। हालांकि ये सिर्फ एजम्पशन होगा, हाइपोथेटिकल हो सकता है, बट फिर भी देखिए बहुत कम लोग ये जानते हैं कि सुप्रीम हाई कोर्ट एक इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन होता है और हाई कोर्ट ऐसा इसमें कोई वो अफसर वाला नहीं होता कि डीएम साहब ने कह दिया तो एडीएम को मानना ही पड़ेगा, एसडीएम को मानना ही पड़ेगा, तहसीलदार की तो ऐसी मतलब हिम्मत ही नहीं है। ये जो होता है एडमिनिस्ट्रेशन इस तरह नहीं होता है। सुप्रीम कोर्ट लेकिन सुप्रीम कोर्ट को अपनी शक्तियां डिसाइड करने के भारत के संविधान ने निर्बाध वो दिया है, पावर्स दिए हैं कि वो अपनी सीमाएं खुद डिसाइड करता है। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस के लिए अगर सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि देश में कहीं भी न्याय की प्रक्रिया दूषित हो रही तो वो हमेशा इसको इंटरवीन करता है। यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव 2 फंक्शन होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के। एक एडमिनिस्ट्रेटिव साइड का होता है और एक जुडिशियल साइड का होता है। एक हरियाणा का केस है जिसमें कोर्ट ने एडमिनिस्ट्रेटिव साइड में कोई और फैसला दिया, कोई और एक्शन लिया, और जब जुडिशियली में मामला आया तो उन्होंने एकदम उल्टा कर दिया। तो उनसे पूछा गया कि भाई आपने जब एडमिनिस्ट्रेटिव जज थे तो आपने ये किया था। तो उन्होंने कहा कि साहब एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में हमारा फंक्शन दूसरा होता है, जुडिशियली के रूप में हम लॉ देखते हैं, तो ये दूसरा होता है। तो उसी तरह से है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में देखा, रिपोर्ट मांगी और रिपोर्ट के बाद ये मैसेज ऐसे ही नहीं गया है। क्योंकि अगर ऐसे ही जाता कि चीफ जस्टिस ने साहब लाइटर केसेस दे दिए हैं, वो केसेस जो अभी हाल के अगस्त में परमानेंट जज बने, किसी नए जज वाले जो केसेस थे जो लाइटर साइड के थे वो उनको दे दिया है, तो ये नॉर्मली नहीं होता है। तो इसका मतलब है जब घटनाक्रम आप देखेंगे और आप जानते हैं कि घटनाक्रम कितना स्पष्ट है कि सुप्रीम कोर्ट में एक चीज और बताओ, एक बयान इनका देख रहा था, इंटरव्यू शायद, जिसमें ये 2047 में भारत कैसे विकसित भारत बनेगा और कैसे उसका रोड मैप बन रहा है और देश के बारे में उसी तरह की भाषा में भाषण दे रहे थे जैसे
प्रधानमंत्री मोदी या उनकी सत्ता से जुड़े लोग या बीजेपी के लोग देते हैं। तो ये भाषण भी आपके अभी से उस मिजाज का द्योतक है कि आपका आने वाले समय के लिए एजेंडा क्या है। सही आपने भी जिक्र किया और हम लोग भी बार बार कर रहे हैं कि अभिजीत गंगोपाध्याय जो वहां कोलकाता हाईकोर्ट के जज 2 दिन पहले उन्होंने बीजेपी के प्रति अपना प्यार इजहार जताया, उनके सारे जजमेंट को लेकर सवाल है कि कैसे उन्होंने जजमेंट एक तरफा दिए या ज्यादातर 90% जजमेंट में टीएमसी खिलाफ फैसले दिए और उसके बाद अभी बीजेपी के सांसद हैं। ऐसे राम जन्मभूमि अयोध्या के मामले में भी 4 जज सेट हो गए, चाहे राज्यसभा में सेट हुए हो चाहे गवर्नर। तो ये जज अभी से बात जो कर रहे हो बीजेपी के नेता की तरह कर रहे हैं। या लग रहा है कि पोस्ट रिटायरमेंट अभी से उनके जहन में है कि उनको कहां जाना है, विकसित भारत बनाने वाला जो काफिला चल रहा है उस काफिले में शामिल होना है उनको। नहीं तो कोई ताज्जुब नहीं होगा कि जज साहब इस्तीफा दे और कल किसी मेंबर पार्लियामेंट जो बाई इलेक्शन हो उसमें इनको टिकट दे के लड़वा दिया जाए और ये हिंदू हृदय सम्राट बन जाए। क्योंकि अब तो ये डर लग रहा है ना कि कोई अच्छी हिंदी बोले तो लगता है भाजपाई है। मुश्किल ये है कि अगर वो शुद्ध हिंदी बोल रहा है तो लगता है कि अच्छा वहां शाखा से सीख के सवेरे आया है। तो इस देश में अजीब सी स्थिति हो गई है कि अगर इस जज ने वाकई मोदी के गवर्नेंस की तारीफ और 2047 में क्या होगा, देश चमक रहा है, देश, तब डर लगता है कि अरे यार ये पद पे है ही तो लगता है इस्तीफा देने जा रहा है और ये मेंबर पार्लियामेंट के सुशोभित करेगा, कल कानून बनाएगा। तो ये खतरा हो सकता है कि जिस जज को कानून ने कमतर काम दे दिया है कल रात को, वो जज कल फिर वो कानून बनाने वाला साबित हो और यही भाजपा उसको टिकट देके फिर मेंबर पार्लियामेंट बनाए। कोई ताज्जुब नहीं कि गिरिराज सिंह वाला काम भी इनको दे दिया जाए। तो हकीकत यह है कि जो ये अटरेंसेस है एक 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 नैरेटिव है जिसको कि आप परसू करते हैं। अच्छा आप जज हैं तो कम से कम ये भाव भी हो तो अपने घर में रखिए। आप इसको पब्लिक में कैसे अच्छा फिर कितना गैर साइंटिफिक विचार है आपका कि साहब उनके यहाँ तो जब बच्चा पैदा होता है तो देखता है कि जानवर काटा जा रहा है, हमारे यहाँ नहीं देखता, जबकि ये बिल्कुल उल्टा है। हमारे यहाँ ये पूरा धर्म में व्यवस्था के तहत है। और छोड़िए ये तो दूसरी बातें हैं, जिस तरह दलित प्रताड़ना आप 4000 साल से कर रहे हैं, जिस तरह जातिवाद है आपके यहाँ, जिस तरह स्त्री प्रताड़ना है, ब्राइड बर्निंग आज भी चलती है, मतलब वधु को जला दिया जा रहा है दहेज के लिए, ये आज भी चल रहा है। तो उसके बाद भी आप कहेंगे बाल विवाह आपके यहाँ अभी राजस्थान में हो रहा है, दिन रात उसके केसेस आ रहे हैं। उसके बाद भी आप कहेंगे कि धर्म, ये धर्म तो साहब बहुत अच्छा है, वो धर्म खराब है। अरे किस तरह की आप बात कर रहे हैं? और आपको फिर फांसी के अधिकार दे दिए हैं। डर तो ये लगता है ना कि कल जब किसी जमील खान का केस आएगा तब आपका भाव यही होगा ना कि इसने तो जरूर किया होगा, लेकिन अगर त्रिपुंड लगा के कोई अपराधी आ जाता है तो कहेंगे अरे नहीं इसकी तो संस्कृति ही बिल्कुल अलग है, ये तो चाकू तो छोड़िए साहब, ये तो सुई भी नहीं चुभा सकता। आपका ये भाव होगा ना, तो खतरा इससे है कि देश का सिस्टम चलेगा कैसे। चलिए सिंह साहब इस बातचीत को खत्म करते हैं और दर्शकों को बता दूं कि मैं अभी जा रहा हूं पंजाब, शंभू बॉर्डर और खनौरी बॉर्डर, जहां किसानों का आंदोलन एक चल रहा है। जगजीत सिंह डल्लेवाल जो आंदोलनकारी समूह के नेता हैं, मुखिया हैं, वो 17वां दिन, आज 18वां दिन है, 18 दिन से आमरण अनशन कर रहे हैं। उनकी मांग है एमएसपी का जो वादा किया गया था सरकार की तरफ से उसे लागू किया जाए, और इसके अलावा कुछ मांगे हैं, लेकिन सरकार की तरफ से संवादहीनता है। तो मैं जा रहा हूं आज और कल शंभू बॉर्डर और खनौरी बॉर्डर पर किसान नेताओं से बात करूंगा। कल कुछ किसान नेताओं की तरफ से दिल्ली कूच का ऐलान किया गया है। 100 किसानों के जत्थे दिल्ली की तरफ बढ़ेंगे, टकराव की नौबत हो सकती है। वहां क्या हो रहा है, सरकार ने क्यों संवादहीनता की, किसान नेता ये लड़ाई कहां तक, किस हद तक, कैसे ले जाना चाहते हैं। जगजीत सिंह डल्लेवाल की सेहत अगर लगातार बिगड़ती जा रही है तो उनके सामने क्या विकल्प हैं, इन सबको समझने के लिए मैं किसान नेताओं और किसानों के बीच रहूंगा। आप हमारे YouTube चैनल पर लगातार देख सकते हैं आज और कल खनौरी बॉर्डर और शंभू बॉर्डर से कवरेज। फिलहाल इस बातचीत को यहाँ खत्म करते हैं। सिंह साहब नमस्कार, और इस मामले में कुछ भी अगर डेवलपमेंट होगा तो जरूर हम लोग फिर वापस लौटेंगे, बातचीत करेंगे। मुमकिन होगा तो हम वहां से किसान और किसान संगठनों की जो मांगे हैं, एमएसपी से जुड़े जो सवाल हैं, उस पर भी फिर से हम बातचीत करेंगे। फिलहाल नमस्कार।